हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सिज्म। आज हम पढ़ने वाले हैं मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के ऐसे क्वेश्चंस जो आपके सीआरपीएफ एग्ज़ाम में, आईटीबीपी में वैकेंसी निकली है उसके लिए, एचपीएसएससी हिमाचल प्रदेश में एग्ज़ाम है, अभी आई थिंक 25 को इसी मंथ में है, एमपी एनएचएम में पेपर है, एमपी व्यापम में पेपर है। तो जितने भी क्वेश्चन हैं यहाँ पर आप सभी के एग्ज़ाम्स में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आपकी कभी भी कोई भी क्लासेस मिस ना हो पाए। आज हमारी 2 क्लासेस रहेंगी जैसे कल रही थी, एक पेपर आपको ऑफिशियल, दूसरी आपकी क्लास रहेगी। तो यहाँ पर जो 2 क्लास हैं, तो आज की क्लास में जो पेपर सॉल्व करेंगे हम वो 2023 का ही ऑफिशियल पेपर सॉल्व करेंगे। बट बिफोर दैट हम मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग की इस क्लास में जितने भी क्वेश्चन पढ़ते हैं आप ध्यान से क्वेश्चंस को देखिए, समझिए और अपने आंसर्स भी आप जब प्रीमियर क्लास चलती है तो वहाँ पे आप अपने आंसर्स पुट कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों के डाउट रहते हैं कि मैं आप लोगों के कमेंट वगैरह नहीं देखती हूँ, बट ऐसा नहीं है। मैं सभी के कमेंट्स हैं जो प्रॉपर जो चेक करती हूँ, जिन कमेंट्स में पड़ता है कि रिस्पॉन्ड करना है तो वहाँ पर मैं रिस्पॉन्ड भी करती हूँ। तो यहाँ पर जो एमपी एनएचएम ग्रुप 5 के लिए आप एग्ज़ाम देते हैं तो आप सभी के लिए ऑफिशियल पेपर्स अवेलेबल हैं, आप पेपर्स ले सकते हैं। लेकिन मेरी उन सभी से भी रिक्वेस्ट है कि जो लोग एमपी ग्रुप 5 के बस पेपर्स लेते हैं तो वहाँ पे आपको 10 सेट 75 रुपीज़ में मिलते हैं। बट साथ में जो भी लोग ग्रुप 5 के एग्ज़ाम देने वाले स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए स्पेशली, वो लोग एमपी ऑनलाइन ने जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराए हैं, जैसे जबलपुर मेडिकल कॉलेज के लिए हुआ था, सागर के लिए, विदिशा के लिए, रीवा के लिए, शहडोल के लिए, वो पेपर भी आप लोग एक बार ज़रूर चेक करना। जो लोग परचेस कर सकते हैं ठीक है, अदरवाइज़ आपको चैनल पे अपडेट है पूरे पेपर, प्लीज़ एक बार उनको ज़रूर देखना। क्योंकि जो लोग ग्रुप 5 का पेपर दे रहे हैं और एमपी एनएचएम का पेपर दे रहे हैं उनके लिए वो क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो यहाँ पर आज की क्लास का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपको ये रहा। In a person with cholera, diarrhea occurs due to a toxin produced by the virus or multiplication in the small intestine. The toxin produced by the Vibrio cholera is। क्वेश्चन में ही आपके 3-4 आंसर छुपे हुए हैं। पहला क्वेश्चन कहा गया है कि एक पर्सन है जिसको कोलेरा हुआ है, साथ में कोलेरा के साथ तो डायरिया वॉमिटिंग नॉर्मल है। अब यहाँ पर जो कोलेरा का बैक्टीरिया है तो इसने कुछ टॉक्सिन प्रोड्यूस किए हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन भी हुआ है। तो यहाँ पर जो टॉक्सिन प्रोड्यूस किए गए हैं विब्रियो कोलेरा के कारण, विब्रियो कोलेरा ने जो टॉक्सिन प्रोड्यूस किए हैं, विब्रियो कोलेरा क्या कॉजेटिव एजेंट हो गया कोलेरा का। राइस वाटर स्टूल है इसका जो क्या है क्लासिकल साइन है कोलेरा का, राइस वाटर स्टूल। और यहाँ पर कोलेरा के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन, विब्रियो कोलेरा। अब यहाँ पर एक कोलेरा के लिए जो विब्रियो कोलेरा रिस्पॉन्सिबल है, इसने टॉक्सिन बनाए हैं आपकी बॉडी में। तो कौन से टॉक्सिन है, एंडोटॉक्सिन, एंटेरोटॉक्सिन, हेपेटोटॉक्सिन या फिर नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर जो टॉक्सिन बनाए हैं विब्रियो कोलेरा ने वो कहलाएंगे आपके एंटेरोटॉक्सिन। ऐसे टॉक्सिन्स जो कि आपके इंटेस्टाइन को तो अफेक्ट करेंगे ही करेंगे, लेकिन आपके जो इनर सर्कुलेशन में भी रहेंगे तो वो क्या एंटेरोटॉक्सिन। एंडोटॉक्सिन ऐसे टॉक्सिन जो कि आपके लिए स्पेशली हम ये कह सकते हैं कि आपको जो लिपोसैकेराइड्स या फिर आपका जो फ्लो है उसमें आपके रहेंगे, जैसे कि ग्राम नेगेटिव पैथोजेंस हो गए, इकोलाई हो गया, साल्मोनेला हो गया, सिजेला हो गया, ये सब किस तरीके के हैं, ये आपके कहलाएंगे एंडोटॉक्सिन। लेकिन एंटेरोटॉक्सिन है जो जनरली आपके फूड के थ्रू ही आपके अंदर जाएंगे, फूड पॉइजनिंग में हो सकते, कोलेरा में हो सकते, डायरिया में हो सकते हैं। तो क्या है एंडोटॉक्सिन और एंटेरोटॉक्सिन। अब इन दोनों में अंतर क्या है वो भी हम देखेंगे कि जो एंटेरोटॉक्सिन और एंडोटॉक्सिन है इसमें डिफरेंस हो गए आपके, और जो एंटेरोटॉक्सिन हो गए एक्सोटॉक्सिन्स हो गए। तो यहाँ पर जो भी आपके सर्कुलेशन में जो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में मल्टीप्लिकेशन होता है विब्रियो कोलेरा का, तो टॉक्सिन बनेंगे वो क्या है, वो है एंटेरोटॉक्सिन। अब यहाँ पर एंडो और एक्सो, एंडो का मतलब तो होगा इंटीग्रल पार्ट और एक्सो का मतलब बाहरी पार्ट। अब यहाँ पर जो एंडोटॉक्सिन्स रहेंगे तो ये हीट स्टेबल होंगे, साथ ही साथ ये टॉक्साइड्स का प्रोडक्शन नहीं करेंगे जैसे कि ग्राम नेगेटिव वाले हो गए। बट जो
एक्सोटॉक्सिन्स हैं। क्या है? एक्सोटॉक्सिन्स हैं। ये जनरली आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स का प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे और ये ग्राम नेगेटिव के साथ साथ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। जैसे यहाँ पे कहा गया है कि विब्रियो कोलेरा ने जो अपना मल्टीप्लिकेशन किया वायरस यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो ये क्या बना रहा है? ये बना रहा है एंटेरोटॉक्सिन। नेक्स्ट वन इज the poisoning caused due to ingestion of food contaminated by living bacteria is all except, सभी यहाँ पर पॉइजनिंग है जो कि आपने गंदा खाना खाया है जिसके कारण ये आपको गंदे खाने के कारण हुई है और जिसमें लिविंग बैक्टीरिया रहे हैं तो उसके कारण सभी टाइप की पॉइजनिंग हुई है किसी एक को छोड़कर। साल्मोनेला पॉइजनिंग होगी, स्टेफाइलोकोकल के थ्रू भी होगी, बोटुलिज्म में भी फूड पॉइजनिंग कॉज करेगा, लेकिन केमिकल पॉइजनिंग है जो इसमें लाइव बैक्टीरिया नहीं रहेंगे। बाकी बोटुलिज्म हो गया, स्टेफाइलोकोकल हो गया और साल्मोनेला हो गया, इन सभी से फूड पॉइजनिंग हो सकती है, लेकिन केमिकल पॉइजनिंग है जो आपके लिविंग बैक्टीरिया के कारण पॉइजनिंग की कैटेगरी में नहीं आएगा। केमिकल पॉइजनिंग में आपके आ सकता है खाने में आपके कुछ भी इस तरीके के कीटनाशक मिला दिए जाएं या फिर आपको सेल्फास या फिर कुछ और अदर मरकरी वगैरह ऐड कर दी जाए। तो इनलार्जमेंट ऑफ फैट, सेपरेशन ऑफ cranial sutures, lines are the manifestation of, तो यहाँ पर कहा गया है कि enlargement of the head मतलब हेड की साइज बड़ी होना, cranial sutures हैं जो लाइंस के यहाँ से डिफरेंट दिखना, सेपरेट दिखना, तो ये किसके साइन है? सेफेलोहेमेटोमा, हाइड्रोसेफेलस, मेनिंजाइटिस या फिर इंसेफेलाइटिस। तो यहाँ पर कहा है कि इनलार्जमेंट ऑफ द हेड, तो हेड का इनलार्जमेंट तो तभी होगा जब कुछ भरेगा, मतलब या तो फ्लूइड कलेक्ट हो सकता है, वाटर हो सकता है, ब्लड हो सकता है। अब क्रेनियल सूचर्स जैसे ही स्वेलिंग टाइप से रहेगी तो क्रेनियल सूचर्स सेपरेट दिखेंगे, तो ये साइन किसके हैं? सेफेलोहेमेटोमा में ब्लड का ऑक्यूमुलेशन होगा लेकिन हेड की साइज इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। दूसरा आपका आता है हाइड्रोसेफेलस, यस तो ये बिल्कुल आपका हाइड्रोसेफेलस का साइन है। क्या है? हाइड्रोसेफेलस में इनलार्जमेंट ऑफ द हेड रहेगा, हेड की साइज बढ़ेगी, क्यों? क्योंकि फ्लूइड का कलेक्शन होने के कारण। किसके हैं? आपके हाइड्रोसेफेलस के। हाइड्रोसेफेलस में क्या होगा? ये देखिए बेबी की इमेज तो आपको बहुत अच्छे से याद होगी। इसमें क्या होगा कि जो बच्चे का हेड है यहाँ पे क्या हो रहा है, या तो स्पेशली जो CSF है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड रहता है ब्रेन में, या तो उसका ऑक्यूमुलेशन ज़्यादा हो गया है या फिर प्रोडक्शन ज़्यादा हो के यूज़ नहीं हो पाया, वो सिचुएशन होगी। तो इसका भी एक रीज़न होगा, बहुत सारे रीजन्स भी होते हैं, बट यहाँ पर आपको यदि क्वेश्चन की बात करें या फिर इमेज दे दी जाए तो ये किसके साइन बताए गए हैं? हाइड्रोसेफेलस के साइन। अब यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर एक साइन और एग्जाम में आता है, होता है मैक्विन साइन। मैक्विन का मतलब होता है क्रैकपॉट, जैसे मटका जो चटका हुआ रहेगा, क्रैक रहेगा, उसको आप एक तरीके से हमें कहेंगे कि बजा के देखेंगे तो उसमें जैसे टूटे हुए पॉट की आवाज़ आती है वैसे ही आएगी। वैसे ही जब बच्चे को हाइड्रोसेफेलस हो, CSF इतना ज़्यादा भरा हुआ हो, तो जब आप इसको परकसन करेंगे, परकसन करने के टाइम पर जो आपको साउंड आएगा वो कैसा होगा? क्रैक पॉट साइन टाइप से लगेगा, और ये रहेगा किसमें? हाइड्रोसेफेलस वाले बच्चे में। तो यहाँ पर आपका यदि पूछे मैक्विन साइन भी हाइड्रोसेफेलस के बच्चे में देखने को मिलेगा और इसको हम कहते हैं क्रैकपॉट साइन। अब यहाँ पर हाइड्रोसेफेलस में भी रीजन्स दो हो सकते हैं, एक तो इंट्रावेंट्रिकुलर मतलब ब्रेन के अंदर ही कुछ प्रॉब्लम्स के कारण हुआ है, दूसरा एक्स्ट्रावेंट्रिकुलर का मतलब ब्रेन के बाहर मतलब इंटरनली, तो इंट्रावेंट्रिकुलर जो वेंट्रिकल्स में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रही है, एक्स्ट्रावेंट्रिकुलर में आपके इन्फेक्शन हो सकते हैं, सर्जरी वगैरह हो सकता है, ट्यूमर हो सकता है, मेनिंजाइटिस हो सकता है, लेकिन इंट्रावेंट्रिकुलर में कंजेनाइटल मतलब बच्चे को एट द टाइम ऑफ बर्थ से ये प्रॉब्लम रही हो, कुछ ब्लड क्लॉट्स के कारण भी हो सकता है, या फिर कुछ वेंट्रिकल्स में प्रॉब्लम रही हो, वो रीज़न भी हो सकता है। अब यहाँ पर ये इतना पॉइंट आप चाहें तो जो कॉज में दिए गए हैं नोट डाउन कर लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें। एग्जाम में आपको मैंने बताया कि होगा कैसे कि CSF का प्रोडक्शन या तो बहुत ज़्यादा होगा या फिर प्रोडक्शन हुआ है लेकिन उसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाया है ब्लड स्ट्रीम में, उसके कारण होगा। ये दोनों चीज़ों पे डिपेंड करेगा, फर्स्ट प्रोडक्शन, दूसरा एब्जॉर्प्शन। आपने कितना पानी पिया है, आपने
कितना पानी पिया है और आपकी बॉडी ने कितना पानी पीने के बाद एब्जॉर्ब किया और कितना एक्सक्रीट कर दिया। लेकिन हाइड्रोसेफेलस में होगा क्या कि आपकी बॉडी में आपने CSF का प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ, कोरोइड प्लेक्सस है जो इसका प्रोडक्शन करेगा, लेकिन प्रोडक्शन होने के बाद ब्लड स्ट्रीम में उतना CSF एब्जॉर्ब नहीं हो पाया तो वो वहीं पे क्या होगा, इकट्ठा होगा। जब इकट्ठा होगा तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो कॉज करेगा ही। तो ये देखिए कोरोइड प्लेक्सस इन द वेंट्रिकल्स, तो वेंट्रिकल्स का जो कोरोइड प्लेक्सस है इसका सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का प्रोडक्शन करेगा। CSF फ्लो कहाँ से होता है, थर्ड वेंट्रिकल थ्रू द सेरिब्रल एक्वेडक्ट इनटू द फोर्थ वेंट्रिकल। थर्ड वेंट्रिकल से सेरिब्रल एक्वेडक्ट के थ्रू फोर्थ वेंट्रिकल तक जाएगा। फिर यहाँ पर सब आर्कनाइड स्पेस में फ्लो होते हुए क्या होगा, ये जो स्पाइनल कॉर्ड है, सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड है, यहाँ पे फ्लो होते हुए आएगा। तो ये तो आपका एक क्या हो गया, फ्लो चार्ट टाइप से भी आप याद रख सकते हैं इसको। अब डेली बात करें हम तो डेली है जो डेली यदि टोटल वॉल्यूम की बात करें तो 150 ml और पर डे बनता कितना है तो 500 से 600 ml पर डे जो बनेगा क्या, CSF। अब यहाँ पर ये इकट्ठा कहाँ पे होगा, कोरोइड प्लेक्सस ने तो बना दिया। फिल्स द वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन एंड सब आर्कनॉइड स्पेस एंड सराउंड द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। तो क्या हुआ है, जो कोरोइड प्लेक्सस ने बना दिया है, यहाँ पे देखिए अब आप कोरोइड प्लेक्सस ने बना दिया इसके लिए। फिर इसके बनाने के बाद है जो बनाने के बाद आपकी बॉडी के जो ब्रेन के वेंट्रिकल्स हैं, सब आर्कनॉइड स्पेस है और ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड के चारों तरफ का एरिया जो सब आर्कनॉइड स्पेस है वहाँ पे इकट्ठा रहेगा। अब यहाँ पर जब यही फ्लूइड, एक नॉर्मल सिचुएशन की बात हो रही है, बट जब यही ना तो आगे फ्लो होगा, बीच में कुछ ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए या फिर ज़्यादा बन जाए तो ये इकट्ठा होगा। जब इकट्ठा होगा तो ये सिचुएशन क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी आपकी हाइड्रोसेफेलस। तो जो CSF है क्लियर कलरलेस होगा, एल्कलाइन फ्लूइड है, स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 1.005 टू 1.008। इसका pH होगा 7.33, कितना 7.33। अब यहाँ पर सर्कुलेशन कैसे होगा CSF का, तो यहाँ पर CSF है जो कोरोइड प्लेक्सस ने बनाया, लेटरल वेंट्रिकल्स में गया, फिर फोरामेन ऑफ मोनरो के थ्रू थर्ड वेंट्रिकल में, थर्ड वेंट्रिकल से सेरिब्रल एक्वेडक्ट के थ्रू फोर्थ वेंट्रिकल में आया, फोर्थ वेंट्रिकल से कहाँ पे जाएगा, सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड और सब आर्कनॉइड स्पेस में जाएगा। तो यहाँ से इतना तो बन के आ गया। अब एब्जॉर्प्शन की बात होती है तो एब्जॉर्प्शन होगा सब ड्यूरल वेनस साइनस के थ्रू आर्कनॉइड विलाई में। मेनली याद रखना है प्रोडक्शन हुआ तो कोरोइड प्लेक्सस में, एब्जॉर्प्शन की बात करें तो सब जो आर्कनॉइड विलाई है वहाँ पर। अब जो बन गया ज़्यादा हो गया, अब इसको आप कम भी करेंगे, ट्रीट तो करना ही पड़ेगा। जो ट्रीटमेंट अपनाया जाता है वो होता है मेनली वेंट्री पेरिटोनियल शंटिंग। जो CSF बना हुआ है यहाँ पर आपको एक हमें कहेंगे सर्जरी के थ्रू एक शंटिंग की जाएगी कि जो भी यहाँ पर CSF एक्स्ट्रा है वेंट्रिको पेरिटोनियल शंटिंग के थ्रू, इसके लिए पूरा पेरिटोनियम में लाया जाए, पेरिटोनियम के थ्रू बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर एक क्या कहलाएगी, VP शंटिंग। ट्रीटमेंट की बात करें तो क्या है, VP शंटिंग। अब CSF बढ़ेगा तो आपका इंट्राक्रैनियल प्रेशर भी बढ़ेगा और उसको ट्रीट करने के लिए क्या दी जाती है, मैनिटॉल। एग्जाम में आती है ड्रग ऑफ चॉइस फॉर इंक्रीज्ड ICP, तो मैनिटॉल। हाइड्रोसेफेलस दो तरीके का होता है, एक होता है कम्युनिकेटिंग, दूसरा नॉन कम्युनिकेटिंग। तो कम्युनिकेटिंग को हम नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव भी कह सकते हैं। नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव का मतलब है कि CSF जितना ज़्यादा बना है उसने प्रॉपर तरीके से, ये कहेंगे हम कि सब आर्कनॉइड हेमरेज के कारण है तो एक जगह इकट्ठा हो गया या फिर प्रॉपर तरीके से फ्लो नहीं हो पाए। दूसरा है नॉन कम्युनिकेटिंग, मतलब ऑब्स्ट्रक्टिव, जो कि सबसे ज़्यादा देखने को यही मिलता है। दो तरीके के होंगे, कम्युनिकेटिंग, दूसरा नॉन कम्युनिकेटिंग। तो ऑब्स्ट्रक्टिव CSF है जो वेंट्रिकल सिस्टम के यहाँ पर कुछ ना कुछ ऑब्स्ट्रक्शन हो जिसके कारण आगे नहीं बढ़ पा रहा है। अब ये ऑब्स्ट्रक्शन फोरामेन ऑफ मोनरो में हो सकता, जो आपने फ्लो पढ़ा है, फोरामेन ऑफ मोनरो में हो सकता है, एक्वेडक्ट में हो सकता है। तो ये कहीं पर भी क्या हो सकता है, कुछ ना कुछ ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, तो वो कहलाएगा ऑब्स्ट्रक्टिव। फिर यहाँ पर ये देखिए आपको बेसिकली याद रखना है कि इसमें होगा क्या। तो हाइड्रोसेफेलस से आपको ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस पूछा जा सकता है, तो वो है VP शंटिंग। ड्रग ऑफ चॉइस रहेगी मैनिटॉल। ICP बढ़ेगा, ICP बढ़ने के अलावा
जो कॉज क्या हो सकते हैं, टाइप क्या हो सकते हैं, तो सब आपको एग्जाम में आ सकते हैं। नेक्स्ट इज फॉलोइंग टॉन्सिलेक्टोमी अप्रोप्रिएट पोजीशन इन द पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड इज। तो टॉन्सिलेक्टोमी के बाद आप किसी पर्सन में कितनी पोजीशन, कौन सी पोजीशन देंगे? फॉलोअर्स, लिथोटोमी, साइड लाइन या फिर प्रॉन पोजीशन, कौन सी पोजीशन है जो आप यहाँ पे देंगे? तो टॉन्सिलेक्टोमी के बाद है जो एक आप अप्रोप्रिएट पोजीशन देंगे वो होगी साइड लाइन पोजीशन। साइड लाइन पोजीशन क्यों देना है? कि जो सीक्रेशन वगैरह होगा टॉन्सिलेक्टोमी के बाद वो क्या हो, साइड लाइन पोजीशन से ओरल कैविटी के थ्रू बाहर आ जाएगा। ड्रेनेज होगा जो सीक्रेशन ओरल कैविटी के थ्रू बाहर जाएगा। यदि सीधा लिटाया या फिर कुछ और पोजीशन वगैरह आपने दी तो पर्सन को एस्पिरेट होने के चांसेस रहेंगे। जो भी ड्रेनेज आता है एस्पिरेट होगा तो प्रॉब्लम ही होगी। तो उस एस्पिरेशन को प्रिवेंट करने के लिए कौन सी पोजीशन दी जाएगी? साइड लाइन पोजीशन। नेक्स्ट इज इन एंटीनेटल पीरियड देयर इज अ हिस्ट्री ऑफ एक्सपोजर टू मॉर्फिन इन प्रेग्नेंट मदर आफ्टर द डिलीवरी विच अमंग द फॉलोइंग ड्रग इज मोस्ट लाइकली ऑर्डर्ड बाय द डॉक्टर और फिजिशियन। तो एंटीनेटल मदर की हिस्ट्री रही है कि उसने मॉर्फिन ली है अपनी प्रेगनेंसी में। अब डिलीवरी होने के बाद आप उस मदर को क्या देंगे? एसिटाजोलामाइड, MgSA4, N-एसिटाइलसिस्टीन या फिर नैलोक्सोन क्या देंगे? मॉर्फिन का यहाँ पर आपको एंटीडोट ही देना पड़ेगा, वो होगा नैलोक्सोन। क्या होगा? नैलोक्सोन। आपने एंटीडोट बहुत सारी ड्रग्स के पढ़े हैं, एग्जाम में कुछ ना कुछ आते हैं, तो डायरेक्ट वे में पूछें तो आप क्या कह सकते हैं? नैलोक्सोन। नेक्स्ट इज विच इज द मसल दैट सेपरेट द एब्डोमिनल कैविटी फ्रॉम द थोरेसिक कैविटी। तो एब्डोमिनल कैविटी को थोरेसिक कैविटी से सेपरेट करने वाली मसल्स कौन सी है? एब्डोमिनल कैविटी और थोरेसिक कैविटी को सेपरेट करेगी वो कहलाएगी आपकी क्या? डायफ्राम। डायफ्राम एक डॉम शेप्ड मस्कुलर ऑर्गन है। एब्डोमिनल कैविटी का मतलब लोअर पार्ट और थोरेसिक कैविटी मतलब चेस्ट वाले पार्ट को सेपरेट करने का काम कौन करेगा? डायफ्राम, जो कि आपकी रेस्पिरेशन के लिए, सांस लेने और छोड़ने के लिए एक प्रिंसिपल मसल है जो कंसीडर की जाती है। कौन सी? डायफ्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लाइनिंग ऑफ द यूट्रस इज मेड अप ऑफ। तो यूट्रस की जो लाइनिंग है किससे बनी हुई होगी? सिंपल कॉलुमनार एपिथेलियम, सीलिएटेड कॉलुमनार एपिथेलियम, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो यूट्रस की जो लाइनिंग है किससे बनी हुई होती है? सिंपल कॉलुमनार एपिथेलियम टिश्यू से। एग्जाम में आपको यूट्रस में से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो यूट्रस जो कि एक क्या है? इनर ऑर्गन है रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, जो कि एक मेन ऑर्गन है। बिना इसके कोई भी प्रेगनेंसी है जो कंटिन्यू नहीं हो पाती है, क्योंकि यहाँ पर ही क्या होगा? इम्प्लांटेशन होगा। तो इसी यूट्रस को लेके आप जो हमारा सेकंड थॉट्स चैनल उस पर आपको एक क्लास अपडेट की जाएगी आज ही नाइट में, जिसमें आपको पूरे यूट्रस के फंक्शन से लेके पूरी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी तक ऐड रहेगी। तो यूट्रस बना किससे होगा? कौन सी टिश्यूज की लाइनिंग होगी? तो होगी सिंपल कॉलुमनार एपिथेलियम टिश्यू। नेक्स्ट इज द मोस्ट एब्यूडेंट प्लाज्मा प्रोटीन इज। तो मोस्ट एब्यूडेंट प्लाज्मा प्रोटीन कौन सा है? एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिनोजन या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो मोस्ट एब्यूडेंट प्लाज्मा प्रोटीन की हम बात करें तो क्या है? वो है एल्ब्यूमिन। कौन सा? एल्ब्यूमिन। ये देखिए यहाँ पर 3 मेजर कैटेगरी होती हैं प्लाज्मा प्रोटीन की, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजन। तो प्लाज्मा, सबसे पहली चीज़ की प्लाज्मा है क्या? तो प्लाज्मा क्या है? लिक्विड पोर्शन ऑफ द ब्लड। क्या है? लिक्विड पोर्शन है ब्लड का। अब यहाँ पर जो 3 मेजर प्रोटीन हो गए प्लाज्मा के, एक तो है एल्ब्यूमिन जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ब्लड प्रेशर को, फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन करने में हेल्प करेगा। दूसरा आता है ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन जो कि एंटीबॉडी बनाएगा, आपकी बॉडी में कोई भी एंटीजन एंटर करता है तो आपकी बॉडी जो एंटीबॉडी बनाएगी वो होगा ग्लोबुलिन। फाइब्रिनोजन ब्लड क्लॉट्स में हेल्प करेगा आपका। क्या है? ब्लड क्लॉट में हेल्प करेगा। अभी प्लाज्मा प्रोटीन बनाने का काम कौन करता है? लीवर। कौन सा? लीवर। ग्लोबुलिन को छोड़ के बाकी सभी प्लाज्मा प्रोटीन, फाइब्रिनोजन हो गया, एल्ब्यूमिन हो गया, ये कौन बनाएगा? ये बनाएगा आपका लीवर। नेक्स्ट इज हाउ मेनी बोन्स आर प्रेजेंट इन द ऑडिटरी ऑसिकल्स। तो ऑडिटरी ऑसिकल्स में कितनी बोन रहेंगी? तो ऑडिटरी ऑसिकल्स में कितनी बोन रहेंगी? 3, 4, 6 या फिर 2। तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन को आप
कि जो ऑडिटरी ऑसिकल्स की बोन है, क्या है ऑडिटरी ऑसिकल्स की बोन पूछे यदि आपसे तो कहना है 6, पेयर पूछे तो कितना 3। जो ये देखिए यहाँ पर 3 पेयर में रहेंगी बोन्स, एक एक कानों, दोनों कानों में, तो यहाँ पर एक एक पेयर पे रहेंगी, तो मतलब टोटल 6 होंगी। कौन सी? मिलियस, इनकस, स्टेपस, मेलियस, इनकस, स्टेपस। ये देखिए यहाँ पर तीनों बोन है जो कि मिडिल ईयर में रहेंगी, इनको हम ईयर ऑसिकल के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट वन इज हाउ मैनी क्रैनियल बोन्स इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में कितनी क्रैनियल बोन्स है जो रहेंगी? 8, 9, 19 या फिर 14। तो क्रैनियल बोन्स की बात हो रही है, ह्यूमन बॉडी में कितनी रहेंगी? तो क्रैनियल बोन्स रहेंगी कितनी? 8। कौन कौन सी? ये देखिए यहाँ पर अब हम बोन्स के बारे में बात करेंगे कि जो हमारा मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम है, तो यहाँ पर बोन्स कितनी रहेंगी और कहाँ पर रहेंगी? बोन्स रहेंगी कहाँ पर? क्रैनियल बोन्स कितनी? 8। फ्रंटल 1, पैराइटल 2, टेम्पोरल 2, ऑक्सीपिटल 1, एथमॉइड 1 और स्फेनॉइड 1। तो ये क्या हो गई? 8 क्रैनियल बोन हो गए। अब हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है इसको भी डिवाइड किया गया एक्सियल और अपेंडिकुलर में। तो सबसे पहले हमें 4 पॉइंट पढ़ेंगे जो एग्जाम में आते हैं कि ह्यूमन बॉडी में यदि मसल्स की बात करें तो हम टोटल मसल्स होती हैं 639 मसल, 639। सबसे लॉन्गेस्ट मसल है सार्टोरियस मसल्स। कौन सी? सार्टोरियस। सबसे शॉर्ट मसल है स्टेपेडियस मसल। सबसे स्ट्रॉन्ग की बात करें तो मेसेटर। लॉन्ग पूछें तो सार्टोरियस, शॉर्ट पूछे तो स्टेपेडियस, स्ट्रॉन्गेस्ट पूछे तो मेसेटर। अब जो हमने कहा कि एक्सियल और अपेंडिकुलर पार्ट में डिवाइड किया जाता है स्केलेटल सिस्टम को, तो एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में टोटल 80 बोन रहेंगी, जिसमें आपकी क्रेनियल बोन, फेसियल, हायोइड, ऑडिटरी ऑसिकल, रिब केज और वर्टिब्रल कॉलम है जो इंक्लूड रहेगा। क्लियर? और यहाँ पर जब जो अपेंडिकुलर सिस्टम आता है तो इसमें 126 बोन रहेंगी, जिसमें आपकी शोल्डर गर्डल की 4, मतलब 2 स्कैपुला और 2 क्लेविकल। क्लेविकल को आप कॉलर बोन भी कहेंगे। अपर एक्सट्रीमिटी में टोटल 60, पेल्विक गर्डल में 2, लोअर एक्सट्रीमिटी में 60। तो इस तरीके से मिला के आपके पूरी ह्यूमन बॉडी की 206 हड्डियाँ रहती हैं जो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट वन इज while performing an abdominal examination for a client with abdominal pain, what is the sequence of examination? तो जब भी आप किसी भी पर्सन में क्या कर रहे हो, यहाँ पे एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करते हैं तो आपका सीक्वेंस क्या होना चाहिए? तो आपका जो सीक्वेंस होगा वो इंस्पेक्शन, ऑस्कल्टेशन, पाल्पेशन एंड परकशन। क्या है? इंस्पेक्शन, ऑस्कल्टेशन, पाल्पेशन एंड परकशन। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका क्वेश्चन, आपके कुछ कम्युनिटी के क्वेश्चंस भी हैं। तो क्वेश्चन है वेरिसेला वैक्सीन इज द। तो वेरिसेला वैक्सीन किस तरीके की वैक्सीन है? किल्ड वैक्सीन है, लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन है, इम्यूनोग्लोबुलिन है कि नन ऑफ द अबव है? तो वेरिसेला वैक्सीन एक लाइव अटेन्यूएटेड कैटेगरी की वैक्सीन में कंसीडर की जाएगी। इसमें लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन। नेक्स्ट वन है यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आता है, द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मीजल्स वैक्सीन। तो एक ही वैक्सीन है जो कि सबक्यूटेनियस रूट से दी जाती है, तो वो सबक्यूटेनियस रूट से दी जाने वाली वैक्सीन एक ही है और वो क्या है? वो है मीजल्स वैक्सीन। कौन सी? मीजल्स वैक्सीन। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? सबक्यूटेनियस रूट। दी कब जाती है? जब बच्चा पूरा 9 महीने कंप्लीट कर ले उसके बाद। कार्बामाजिन ड्यू टू एडजुवेंट वैल्यू इन ट्रीटिंग लिम्फेटिक फाइलेरियासिस। लिम्फेटिक फाइलेरियासिस को जब हम ट्रीट करते हैं तो डायथाइल कार्बामाजिन है, उसके साथ कौन सी एंटी हेलमिंथिक एजेंट है जो हम यूज़ करेंगे? ऑप्शन में है पारेंटेपेलमोएट, पिप्राजीन, मेबेंडाजोल या फिर एल्बेंडाजोल। तो क्या है जो हम यूज़ करेंगे DEC के साथ में, डायथाइल कार्बामाजिन के साथ में? एडजुवेंट वैल्यू सेट करनी है हमें, तो एंटी हेलमिंथिक एजेंट हम कौन सा लेंगे? तो मेबेंडाजोल, एल्बेंडाजोल दोनों ही है, लेकिन जो फर्स्ट क्लास रहेगी एंटी हेलमिंथिक एजेंट जो हम यूज़ करेंगे DEC के साथ में वो क्या होगी? एल्बेंडाजोल। नेक्स्ट वन इज पेशेंट्स ऑन फ्रूसेमाइड शुड ऑफन बी मॉनिटर्ड फॉर। तो यदि किसी पेशेंट को फ्रूसेमाइड दी जा रही है तो क्या चीज़ है जो हम उसकी मॉनिटर करेंगे? हाइपरटेंशन, हाइपरकैल्सेमिया, हाइपोकैलेमिया या फिर फ्लूइड ओवरलोड।
तो क्या है जो हमें बार बार मॉनिटर करना होगा, जिस पेशेंट को हम क्या दे रहे हैं, फ्रूसेमाइड देंगे, तो जो चीज़ मॉनिटर करने की ज़रूरत होगी वो क्या होगी, फ्रूसेमाइड या फिर लूप डायरेटिक्स। यदि आपको डायरेक्ट लूप डायरेटिक्स मेडिसिन कहें या फिर फ्रूसेमाइड कहें तो हमें क्या मॉनिटर करने की ज़रूरत पड़ेगी, हाइपोकैलेमिया, दैट मीन्स लो पोटेशियम लेवल, ब्लड में पोटेशियम का लेवल कम होना। तो एक साइड इफेक्ट भी कह सकते हैं फ्रूसेमाइड का, जो कि क्या काम करता है, सोडियम को किडनी में रीअब्जॉर्ब करने से कम करेगा, डिक्रीज करेगा। और जब ये सोडियम को कम करने का काम करेगा तो बॉडी का जो एक कॉमन साइड इफेक्ट शो होगा वो क्या होगा, लो ब्लड प्रेशर या फिर लो पोटेशियम लेवल। इसको हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर, हाइपोकैलेमिया। यदि यहाँ पर हाइपोटेंशन होता तो हम उसको भी मार्क कर सकते थे, लेकिन नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हाइपोकैलेमिया। नेक्स्ट वन इज एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम इज कैरेक्टराइज्ड बाय ARDS। ARDS में है जो क्या देखने को मिलेगा, कौन सा साइन है जो देखने को मिलेगा। ऑप्शन है डिफ्यूज्ड एल्वुलर कैपिलरी डैमेज, हाइपर ऑक्सीजनेशन, गुड रिस्पॉन्स टू ऑक्सीजन थेरेपी या फिर ब्रेडिकार्डिया। तो एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में क्या होगा कि जो एयर सैक हैं वहाँ पर फ्लूइड कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसके कारण ऑक्सीजन की जो सप्लाई है बॉडी में डेप्रीवेट होगी, कमी होगी। तो ARDS में क्या होगा, जो एल्वुलाई है वहाँ पर क्या होगा, फ्लूइड कलेक्ट होगा। जब फ्लूइड कलेक्ट होगा तो क्या करेगा, डिफ्यूज्ड एल्वुलर कैपिलरी डैमेज। मैंने यही एक जो जिसको हम वेट लंग भी कहेंगे, याद रखना है, ARDS का दूसरा नाम क्या है, वेट लंग्स। क्यों है इसका, क्योंकि इसमें क्या होगा, जो एल्वुलाई है वहाँ पर फ्लूइड का कलेक्शन होना स्टार्ट होगा, इसलिए। नेक्स्ट वन इज which of the following is a typical symptom of polycystic ovarian disease, PCOD। PCOD का कॉमन सिम्टम, टिपिकल सिम्टम कौन सा है, प्यूरिलेंट वेजाइनल डिस्चार्ज, इनवोल्यूशन, डिसमेनोरिया, प्री मेंस्ट्रुअल पेन। तो यहाँ पर क्या होगा, जो कि साइन होगा किसका, PCOD का। तो PCOD जो कि कॉमन प्रॉब्लम हो गई है नाउअडेज वुमेन में। तो यहाँ पर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज, तो इसका जो मेन क्या होगा, टिपिकल साइन क्या होगा, वो होगा इनवोल्यूशन, कि जो ओवरी है मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या करेगी, एग को ही रिलीज नहीं करेगी। क्या होगा, जब एग रिलीज नहीं होगा, ओव्यूलेशन में क्या होगा, एग रिलीज होगा, लेकिन जब एग रिलीज नहीं होगा, ओवम रिलीज नहीं होगा, हम उसको क्या कहेंगे, इनवोल्यूशन। और इनवोल्यूशन PCOD का एक कॉमन साइन है। नेक्स्ट वन इज a patient got admitted to the hospital with a history of reduced renal reserve. His urine sample were studied. Which of the following is an important index of renal disease? यदि किसी पर्सन को एडमिट किया गया है हॉस्पिटल में, रीनल रिजर्व की जो कैपेसिटी है वो क्या है, कम है, हिस्ट्री रही उसकी, यूरिन सैंपल की स्टडी की गई, तो कौन सा इंडेक्स है जो कि बताएगा कि रीनल डिसीज पेशेंट को है, कीटोन बॉडीज, बाइल सॉल्ट, एल्ब्यूमिन या फिर बाइल पिगमेंट। तो जो यहाँ पर कौन सा लेवल बताएगा कि पेशेंट को क्या है, रीनल प्रॉब्लम है, तो क्या होगा, एल्ब्यूमिन। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट एल्ब्यूमिन इन द यूरिन। तो एल्ब्यूमिन को हम यूरिन में डिटेक्ट करने के लिए कौन सा टेस्ट करेंगे कि यूरिन में एल्ब्यूमिन है या नहीं, रोथरास टेस्ट, पॉचेट्स टेस्ट, हे टेस्ट या फिर हीट एंड एसिटिक एसिड टेस्ट। तो कौन सा टेस्ट करेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि यूरिन में एल्ब्यूमिन है या नहीं। तो जो टेस्ट किया जाएगा यहाँ पर वो क्या होगा, वो होगा हीट एंड एसिटिक एसिड टेस्ट। कौन सा टेस्ट होगा, हीट एंड एसिटिक एसिड टेस्ट, जिससे हम पता करेंगे कि यूरिन में एल्ब्यूमिन है या नहीं। और जो अदर टेस्ट है वो भी आपको एग्जाम में आते हैं। तो जो यहाँ पर रोथरा टेस्ट है, ये किसके लिए किया जाता है कि यूरिन में एसीटोन बॉडीज तो नहीं है, किसके लिए, यूरिन में एसीटोन बॉडी यदि पूछा जाता है कि यूरिन में एसीटोन बॉडी को डिटेक्ट करने के लिए जनरली जब कीटोएसिडोसिस की प्रॉब्लम होती है तब किया जाता है रोथरा टेस्ट। हे टेस्ट किसके लिए किया जाता है कि यूरिन में वाइल सॉल्ट प्रेजेंट तो नहीं है। और यदि यूरिन में एल्ब्यूमिन के लिए कहा गया है तो क्या होगा, हीट एंड एसिटिक एसिड टेस्ट।
नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉर्मल इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूट ऑफ यूरिन। तो यूरिन का जो एक इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूट है वो क्या है? ऑप्शन में है यहाँ पर यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया या फिर क्रेटिनिन। तो यूरिन का जो इनऑर्गेनिक क्या है यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूट है वो क्या है? वो है अमोनिया। कौन कौन से होते हैं? क्लोराइड, फास्फेट, सल्फेट एंड अमोनिया। क्या होंगे? क्लोराइड, फॉस्फेट, सल्फेट एंड अमोनिया। तो यहाँ पर जो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के जाते हैं हम, तो इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूट कौन सा है? अमोनिया। नेक्स्ट वन इज द कंसेंट्रिक रिंग सराउंडिंग द ऑस्टियम इज अ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ बोन इज कॉल्ड। ऑस्कल्टेशन जब हम लंग्स का करेंगे तो बीजिंग साउंड के लिए हम प्रॉपर क्या बताएंगे कि ये हाई पिच्ड स्क्वीकी म्यूजिकल साउंड है। जब आप क्या करते हैं, सांस छोड़ते हैं, एक्सप्रेशन करते हैं, तो उस टाइम पर क्या होगा? एक साउंड सुनाई देगा, म्यूजिकल साउंड जिसको यहाँ पर कहा गया है, उसको हम क्या कहेंगे? बीजिंग साउंड। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस। तो नर्सिंग डायग्नोसिस के लिए एक एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन क्या होगा? ऑप्शन में नर्सिंग डायग्नोसिस इज ओरिएंटेड टू द प्रॉब्लम ऑफ द पेशेंट, नर्सिंग डायग्नोसिस इज ओरिएंटेड टू द डिसीज प्रोसेस, nursing diagnosis describes the individual's response to the disease process, nursing diagnosis remains constant throughout the duration of illness। तो नर्सिंग डायग्नोसिस के लिए एक एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन आप क्या देंगे? तो यहाँ पर एक तो जो चीज़ पेशेंट उस डिसीज़ को लेके क्या करेगा? रिस्पॉन्ड करेगा, वो होगी पेशेंट की प्रॉब्लम भी होगी। लेकिन एक एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन यदि आपको नर्सिंग डायग्नोसिस के लिए कहा जाता है तो क्या होगा? वो होगा कि डिसीज़ को लेके पेशेंट का क्या रिस्पॉन्स आता है। ऐसा नहीं है कि जो आपने नर्सिंग डायग्नोसिस बना पेशेंट ठीक होते जाएगा, रिकवरी करते जाएगा। तो डायग्नोसिस जब आप बनाएंगे, केयर प्लान बनाएंगे, नर्सिंग केयर प्लान, तो उसमें उसकी प्रायोरिटी भी चेंज करेंगे। पहले पेन था, बाद में नहीं होगा, फिर कुछ और प्रॉब्लम्स होंगी। इसी टाइप से यहाँ पर नर्सिंग डायग्नोसिस डिस्क्राइब्स द individual's response to the disease process। Next one is which of the following sign test is the nurse assessing when a patient is able to stand with feet together and eyes open but sways or falls with eye closed। ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए, एग्जाम में आता है। पूरे टेस्ट के नाम भी जो दिए हुए हैं वो भी आपको एग्जाम में आते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि पेशेंट को जब हम असेस करते हैं दोनों पैर साथ में खड़े करके चेक करेंगे। आंखें खोले हैं तब वो सीधा खड़ा रहेगा, लेकिन जैसे ही आंखें बंद करेगा तो वो गिर जाएगा। तो ये क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शन में चौवेस्टिक साइन, ब्रुजिन्स्की साइन, रोमबर्ग साइन या फिर हेस टेस्ट। तो ये कौन सा साइन है जिसमें आपको पता चलेगा कि पेशेंट को यदि हमने दोनों पैर पर एक साथ खड़ा किया है, आइज ओपन है, तो वो देख पा रहा है, जैसे ही आंखें बंद करेंगे तो गिर जाएगा। तो जनरली ये मेंटल बैलेंस के लिए, अटैक्सिया के लिए भी यूज़ किया जाता है। जो लोग ड्रिंक एंड ड्राइव करते हैं उनके लिए भी किया जाता है। तो ये क्या है? रोमबर्ग साइन। क्या है? रोमबर्ग साइन। इस तरीके से डॉक्टर्स चेक करेंगे, या फिर आप शराब पिए पकड़े जाते हैं ट्रैफिक में तो पुलिस वाले जो आपको पकड़ेंगे वो इस तरीके से चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या किया जाएगा? आपको अपने दोनों पैरों के साथ में इस तरीके से जो इमेज दिख रही खड़ा किया जाएगा। आप जब आँखें खोले हैं तब आप आईज ओपन किए हैं तो देख सकते हैं, सब प्रॉपर खड़े रहेंगे। लेकिन जैसे ही आंखें बंद करेंगे तब आप क्या होगा? आपका बैलेंस है जो बिगड़ेगा और आप गिर जाएंगे। तो क्या है? रोमबर्ग साइन। रोमबर्ग टेस्ट भी हम इसको कहेंगे। चौवेस्टिक साइन देखने को मिलेगा जब टिटनस की टिटेनी है जो बॉडी में हमारी डेवलप हुआ हो, जब आपको चौवेस्टिक साइन है देखने को मिलेगा, जिसमें क्या होगा? फेशियल नर्व में ट्विस्टिंग होगी, और जो फेशियल नर्व है यहाँ पर हम परकसन करेंगे तब आपको ट्विस्टिंग होगी, साथ ही साथ इरिटेबिलिटी भी होगी और पेन भी होगा। ब्रुजिन्स्की और कर्निंग साइन देखने को मिलते हैं मेनिंजाइटिस में। नेक्स्ट वन इज A 3-year-old boy is admitted to the emergency department after a fall that fractured his arm. What would be the type of assessment that the nurse will quickly conduct? तो यहाँ पर 3 साल का बच्चा है, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में लाया गया है, उसके आर्म में फ्रैक्चर है। तो एज अ नर्स आप किस चीज़ के लिए प्रॉपर असेसमेंट करेंगे?
कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट, प्रॉब्लम फोकस्ड असेसमेंट, ऑनगोइंग असेसमेंट या फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द क्लाइंट्स स्ट्रेंथ। 3 साल का बच्चा है, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में गिरने के कारण आर्म में फ्रैक्चर हुआ है, तो ऐसे केस में आप कौन सा असेसमेंट तैयार करेंगे? प्रॉब्लम फोकस्ड, मेन प्रॉब्लम क्या है उस पर फोकस करते हुए असाइन करेंगे, असेसमेंट करेंगे। तो यहाँ पर मेन प्रॉब्लम क्या हो गई? आर्म में फ्रैक्चर है। कुछ अदर प्रॉब्लम्स बताता तब हम अलग तरीके का असेसमेंट करते, लेकिन यहाँ पर कौन सा असेसमेंट रेडी करेंगे हम? प्रॉब्लम फोकस्ड असेसमेंट। नेक्स्ट वन इज व्हेन असेसिंग बॉडी टेम्परेचर ऑन हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट, द रेक्टल रूट वुड बी प्रेफर्ड बाय द नर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेशेंट। देखिए क्वेश्चन कितना इजी और ट्रिकी है। क्वेश्चन में कहा गया है कि जब आप हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर चेक करेंगे तो रेक्टल रूट यूज़ करने वाले हैं, तो कौन से पेशेंट में आप रेक्टल रूट को यूज़ करेंगे? 12 ईयर एडोलेसेंट विथ फीवर, अ 55 ईयर ओल्ड लेडी विथ कार्डियोवैस्कुलर डिसीज, एन अनकॉन्शियस 6 मंथ ओल्ड इन्फेंट या फिर 30 ईयर ओल्ड मैन विथ हेमरॉइड्स। तो अब यहाँ पे बताना है कि आप किस टाइप के पेशेंट में रेक्टल रूट को अपनाएंगे टेम्परेचर चेक करने के लिए। तो 12 साल का बच्चा है, एडोलेसेंट बच्चा है, तो उसमें हम रेक्टल रूट नहीं अपनाएंगे बल्कि एक्सिलरी या फिर ओरल से टेम्परेचर चेक कर लेंगे। कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़ के पेशेंट में रेक्टल रूट से हम टेम्परेचर चेक नहीं कर सकते हैं, और जिनको हेमरॉइड्स है तो उनको भी अवॉइड करेंगे। अब यहाँ पर 6 मंथ ओल्ड इन्फेंट है, अनकॉन्शियस है, उसका टेम्परेचर हम रेक्टल रूट से चेक करेंगे। क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन यदि आप ऑप्शन ध्यान से देखेंगे तो आपसे इजीली बन जाएगा। नेक्स्ट वन इज यूजिंग मास्लो हायरार्की ऑफ नीड्स, अ नर्स असाइन हाई प्रायोरिटी टू विच क्लाइंट नीड्स। तो जब हम हायरार्की मॉडल यूज़ करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग जो नर्स कहेगी हाई प्रायोरिटी कौन सी होगी पेशेंट की? सिक्योरिटी, सेफ्टी, सेल्फ स्टीम या फिर एलिमिनेशन। तो यहाँ पर लो पूछ सकते, बॉटम पूछ सकते हैं। जनरली टॉप प्रायोरिटी या हाई प्रायोरिटी या फिर बॉटम प्रायोरिटी पूछी जाती है, तो क्या है? एलिमिनेशन। नेक्स्ट इज एबिलिटी टू डेवलप रिस्पेक्ट एंड टॉलरेंस फॉर अदर्स फॉल्स अंडर विच डायमेंशन ऑफ वेलनेस। तो हेल्थ एंड वेलनेस के हमने डायमेंशन पढ़े हैं, तो उनमें से एक यहाँ पर डायमेंशन है कि ऐसी क्षमता, ऐसी एबिलिटी जिसमें हम दूसरों की रिस्पेक्ट कर सकते हैं, उनको टॉलरेट कर सकते हैं, यदि कुछ हमसे वो गलत भी बोलते हैं तो वो हेल्थ एंड वेलनेस का कौन सा डायमेंशन है? फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, ऑक्यूपेशनल या फिर सोशल। तो यहाँ पर दूसरों की भावनाओं को हम ध्यान में रख रहे हैं, तो क्या होगा? सोसाइटी से रिलेट करेगा आपका। इसमें आप रिस्पेक्ट करते हैं दूसरों की, आपके पास इतनी टॉलरेंस है कि आपसे कोई कुछ बोल जाता है और आप उसको सहन कर लेते हैं ज़्यादा। जब आप सवाल नहीं करेंगे तो इस टाइप का डायमेंशन कौन सा कहलाएगा? सोशल डायमेंशन। यदि आपकी बॉडी से रिलेट करती हुई कुछ प्रॉब्लम होती वो आती फिजिकल में। नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, नर्स while educating a patient admitted to a surgical ward, inquiries about his fluid intake and elimination pattern. She also checks his blood pressure and encourages to take plenty of oral fluids and a rough-faced diet. The nurse is addressing which level of need according to Maslow. यहाँ पर ये देखिए क्वेश्चन में मास्लो की थ्योरी का क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि सर्जिकल वार्ड में पेशेंट है, फ्लूइड इनटेक ले रहा है, एलिमिनेशन पैटर्न आप पूछ रहे हैं, बीपी चेक कर रहे हैं उसका और इनकरेज कर रहे हैं कि आप अच्छा पानी पीजिए, रफ डाइट लीजिए। तो किस टाइप का मास्लो की थ्योरी के अकॉर्डिंग चीज़ें आपने बताई? फिजियोलॉजिकल, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, लव एंड बिलोंगिंगनेस या फिर सेल्फ स्टीम नीड। तो प्राइमरी चीज़ क्या होती है मास्लो हायरार्की में? वो होती है फिजियोलॉजिकल नीड, जिसमें क्या होगा? फूड, सेक्स, स्लीप, ये सब किस में आएंगे? प्राइमरी और फिजियोलॉजिकल नीड्स में। मास्लो की थ्योरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर फ्लूइड इनटेक और एलिमिनेशन पैटर्न एंड यहाँ पर प्रॉपर सोना, खाना, ये सब किस में आ जाएगा? फिजियोलॉजिकल नीड में। नेक्स्ट वन इज अ कम्युनिटी हेल्थ नर्स गिव्स हेल्थ एजुकेशन टू अ ग्रुप ऑफ मदर्स with children aged below 5 years on safety precaution to reduce falls among children and healthy diet. Which level of prevention is the nurse practicing? तो यहाँ पर एक कम्युनिटी हेल्थ नर्स है जो कि
बहुत सारी ग्रुप ऑफ मदर्स को हेल्थ एजुकेशन दे रही है। क्यों? क्योंकि उनके बच्चे 5 साल से कम एज की हैं, तो उनके लिए इसलिए कह रही है कि बच्चों में हेल्दी डाइट दीजिए प्रॉपर तरीके से उनको, ताकि गिरने से भी वो बच सकें। प्रिकॉशन बरतना है आपको, कैसे गिरने से बचा सकते हैं, हेल्दी डाइट देंगे हम, तो किस टाइप का प्रिवेंशन होगा। ऑप्शन में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी या फिर क्वार्टरनरी। तो यहाँ पर जो प्रिवेंशन है, पहले से ही आप उनको हेल्थ एजुकेशन दे रहे हैं कि आप प्रॉपर तरीके से अपने बच्चों को खिलाइए पिलाइए, जिससे हम उनको माल न्यूट्रिशन, सिंपल सी बात है, यहाँ पर माल न्यूट्रिशन से बचाने की बात हो रही है। जब हम किसी चीज़ को होने से पहले ही प्रिवेंट करने की कोशिश करते हैं तो क्या कहलाएगा? प्राइमरी प्रिवेंशन। नेक्स्ट वन इज a nurse screens individual in a place for certain disease and refers symptomatic individuals for immediate treatment to prevent complication and shorten the period of disability। क्वेश्चन ध्यान से देखिए, यहाँ पर कहा है कि एक नर्स है, क्या कर रही है? स्क्रीनिंग कर रही है गांव के लोगों में कुछ डिसीज़ को लेके। तो यहाँ पर जब नर्स है जो स्क्रीनिंग कर रही है, तो किस टाइप की स्क्रीनिंग की जा रही है, या फिर डिसीज़ है, कुछ सिम्टम्स है, उनको ट्रीट भी कर रही है ताकि कॉम्प्लिकेशन से प्रिवेंट कर सकें। तो यहाँ पर अब क्वेश्चन है, द अबव एक्टिविटी फॉल्स अंडर विच लेवल ऑफ प्रिवेंशन। डिसीज़ है, ट्रीटमेंट कर रहे हैं हम, लेकिन कॉम्प्लिकेशन से भी बचाना है कि कुछ डिसेबिलिटी ना हो पाए कम पीरियड में ही। तो कौन से प्रिवेंशन? इसके सिम्टम हैं और हम उनको चेक कर रहे हैं, इमीडिएट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, कॉम्प्लिकेशन से प्रिवेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कौन से प्रिवेंशन में आएगा? ये आएगा सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? बी। अब यहाँ पर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं कि प्राइमरी लेवल प्रिवेंशन में क्या करेगी, सेकेंडरी में। तो प्राइमरी में यहाँ पर देखिए, इस क्वेश्चन में भी हमने बात की। तो यहाँ पर हेल्थ एजुकेशन, वैक्सीनेशन यदि टर्म यूज़ है, हेल्थ एजुकेशन वर्ड यूज़ है आपके लिए, प्रिवेंट करने की बात की जा रही है कि हम इस डिसीज़ से उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, प्रिकॉशन ले सकते हैं। वो किस में आएगा? प्राइमरी में। सेकेंडरी प्रिवेंशन में आएगा कि डिसीज़ है, हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं पेशेंट का, लेकिन कॉम्प्लिकेशन से प्रिवेंट करना है हमें, तो किस में आएगा? सेकेंडरी में। टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में कॉम्प्लिकेशन है पेशेंट में, लेकिन हम उनको प्रॉपर तरीके से मैनेज करने की कोशिश करेंगे, तो किस में आएगा? टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में। अब नेक्स्ट यहाँ पर 3 क्वेश्चन है कंटिन्यूसली। तो फर्स्ट हो गया प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकंड में डिसीज़ या ट्रीटमेंट दी या ठीक करने की कोशिश की, तो सेकेंडरी। थर्ड क्वेश्चन देखिए यहाँ पर टर्सरी प्रिवेंशन को लेके। अब आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा टर्सरी प्रिवेंशन का ऑप्शन है। यहाँ पर क्वेश्चन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज शोज दैट नर्स इज एंगेज्ड इन टर्सरी प्रिवेंशन। तो टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में कौन सी एक्टिविटी दिख रही है कि नर्स उस एक्टिविटी में एंगेज रहेगी? ऑप्शन में है यहाँ पर, कम्युनिटी हेल्थ नर्स विजिट्स अ पेशेंट होम टू गो टू द चेंज अ वुड ड्रेसिंग। अ नर्स असेस द रिस्क फैक्टर ऑफ पेशेंट इन द कैजुअलिटी एडमिटेड विथ चेस्ट पेन। अ नर्स शेड्यूल अ रिहेबिलिटेशन सेशन फॉर अ पेशेंट हु हैज़ अंडरगोन नी रिप्लेसमेंट सर्जरी। A nurse provides health education to school children on healthy eating। अब यहाँ पर इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन कौन सा है। ऑप्शन नंबर डी किस में आ जाएगा? प्राइमरी में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हेल्थ एजुकेशन दी जा रही है स्कूल चिल्ड्रंस को कि अच्छा खाना खाएंगे तब स्वस्थ रहेंगे। फिर आता है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए एंड बी। तो यहाँ पर रिस्क फैक्टर्स हैं, ट्रीट किया जा रहा है पेशेंट को, तो आएंगे सेकेंडरी। टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में रिहेबिलिटेशन आ जाएगा। पेशेंट ऑलरेडी सर्जरी पेशेंट की हो चुकी है, नी रिप्लेसमेंट सर्जरी या फिर कोई अदर सर्जरी, लेकिन अब उसको रिहेबिलिटेशन की ज़रूरत है, तो किस में आएगा? टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में। और यहाँ पर जो शेड्यूल किया गया है, नर्स शेड्यूल्स रिहेबिलिटेशन सेशन फॉर अ पेशेंट हु हैज़ अंडरगोन नी रिप्लेसमेंट सर्जरी, ये किस में आ जाएगा? ये आएगा टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में। आई होप आपको तीनों क्लियर हो गए हों। ना हुए हों तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। जो नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें आपको एक बार फिर से तीनों जो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी विथ डेफिनेशन और 8-10 एग्जाम्पल के साथ है आपको बता दिए जाएंगे। नेक्स्ट वन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉर्मल साइनस रिदम। नॉर्मल साइनस रिदम के कैरेक्टर कौन से नहीं हैं? ऑप्शन है यहाँ पर,
Ventricular and arterial rhythm is regular. Ventricular and arterial rate 60 to 100 in the adult. PR interval, variable interval more than 0.20 seconds. P wave normal and consistent in shape, always in front of the QRS. टेम्पोनेट की बात कर रहे हैं तो आपको कार्डियक टेम्पोनेट का बैक्स ट्रायड याद रखना है, जिसमें ब्लड प्रेशर लो होगा, जुगुलर वेन डिस्टेंशन होगी, मफल हार्ट साउंड देखने को मिलेगा। तो क्या है यहाँ पर पैराडॉक्सिकल पल्स भी सी का एक साइन है। तो यदि यहाँ पर आप ये देखिए जो ऑप्शन है इनमें कहीं भी आपको बीपी हाई नहीं बताया गया है, यहाँ पर डायरेक्ट कहा गया है कि लो बीपी कहीं पर भी नहीं बताया गया इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाए हम तो जब डिक्री यहाँ पर वीनस प्रेशर क्या होगा, हाई होगा, जुगुलर वेनस डिस्टेंशन होगा। यदि 3 बैक्स ट्रायड का मतलब होगा 3, यहाँ पर वेंट्रिकुलर वॉल कोलैप्स भी होगी। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखना है कि जो बैक्स ट्रायड है ये 3 साइन है किसके, कार्डियक टेम्पोनेट के, जो एग्जाम में आपको एक्सेप्ट करके भी पूछे जा सकते हैं, या फिर कार्डियक टेम्पोनेट में क्या है जो क्लासिकल साइन के लिए अपनाया जाता है तो वो है बैक्स ट्रायड। नेक्स्ट वन इज डिफॉर्मिटी रिजल्टिंग इन लेटरल कर्वेचर ऑफ द थोरेसिक स्पाइन इज कॉल्ड। लेटरल कर्वेचर है जो थोरेसिक स्पाइन की डिफॉर्मिटी है, तो इसके लिए हम क्या कहेंगे, जो कर्वेचर है थोरेसिक स्पाइन का कैसा हो, लेटरल साइड, तो क्या है स्कोलियोसिस, काइफोसिस, लॉर्डोसिस या फिर एनक्लोसिस। तो इसके लिए हम क्या टर्म है जो यूज़ करेंगे, तो लेटरल कर्वेचर ऑफ थोरेसिक स्पाइन क्या कहलाएगा, देखिए इससे आपको इजीली समझ में आएगा कि लेटरल कर्वेचर है जो थोरेसिक स्पाइन में कहा है कि डिफॉर्मिटी है लेटरल कर्वेचर की थोरेसिक स्पाइन में, तो हम इसके लिए क्या कहेंगे, स्कोलियोसिस, दैट मीन्स सी शेप स्पाइन है जो देखने को मिलेगी। यदि काइफोसिस कहेंगे तो आउटवर्ड, ये देखिए जो यहाँ पर स्पाइन है कैसी है, बाहर की तरफ जा रही है, तो इसको हम क्या कहेंगे, काइफोसिस। यदि कहते कि ये क्या है, इनवर्ड, अंदर साइड को टर्न हो रही है, तो हम इसको क्या कहते हैं, लॉर्डोसिस। तीनों इमेज याद रखना है, सी शेप होता है तो स्कोलियोसिस, आउटवर्ड बाहर की तरफ स्पाइन जाती है तो काइफोसिस, और अंदर की तरफ आती है तो लॉर्डोसिस। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ यूजिंग एलोप्यूरिनॉल फॉर ट्रीटिंग द गट। तो ये सबको याद है कि गट के ट्रीटमेंट में एलोप्यूरिनॉल मेडिसिन है जो एज अ ड्रग ऑफ चॉइस के तौर पर यूज़ की जाती है। तो जो एलोप्यूरिनॉल मेडिसिन है गट ट्रीटमेंट में यूज़ की जाती है, इसका मेन एम और मेन ऑब्जेक्ट क्या है, ऑप्शन है यहाँ पर इन डिक्रीज साइनोवियल स्वेलिंग, इट इंक्रीज जॉइंट मोबिलिटी, इट प्रिवेंट्स सिस्टलाइजेशन ऑफ यूरिक एसिड, या फिर इट डिक्रीज यूरिक एसिड प्रोडक्शन। तो जो एलोप्यूरिनॉल है ये ट्रीटमेंट ऑफ गट के ट्रीटमेंट में यूज़ होने वाली क्या है, मेडिसिन है। तो यहाँ पर एलोप्यूरिनॉल का जो क्या है, हाई यूरिक एसिड लेवल को क्या करती है, कम करती है, या फिर यूरिक एसिड को बनने ही नहीं देती है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, इट डिक्रीज यूरिक एसिड प्रोडक्शन। जो एलोप्यूरिनॉल है इसका मेन काम क्या है, यूरिक एसिड के प्रोडक्शन को कम करना। डिक्रीज हाई है तो उसको क्या करना है, कम करना है। हाई ब्लड यूरिक एसिड लेवल को कम करने का काम कौन करेगा, एलोप्यूरिनॉल। और ड्रग ऑफ चॉइस मानी जाती है गट में, साथ ही साथ किडनी स्टोन के लिए भी हाई यूरिक एसिड लेवल यदि होता है तो उसको भी ट्रीट करने में यूज़ की जाती है। गट में क्या होगा, यूरिक एसिड का ऑक्यूमुलेशन होने लगेगा जॉइंट्स के यहाँ पर, जिसके कारण पेन होगा, रेडनेस होगी, स्वेलिंग होगी। तो ये एलोप्यूरिनॉल यूज़ करके जो हम क्या कर सकते हैं, यूरिक एसिड का लेवल बढ़ा हुआ है उसको कम करेंगे, और ऑलरेडी जो बढ़ चुका है उसको बॉडी से क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। नेक्स्ट वन इज A patient suffering from gastroesophageal reflux disease (GERD) is most likely to report which of the following complaint। तो यदि पेशेंट को GERD है, गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिसीज है, तो कौन सी कंप्लेन है जो वो करेगा, एनोरेक्सिया, वॉमिटिंग, नॉजिया, फिर हार्टबर्न। तो ऐसे पेशेंट में GERD के पेशेंट में जो गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिसीज है क्या देखने को मिलेगा, कॉमनली हार्टबर्न। नेक्स्ट इज Which of the following is a predisposing factor in the formation of strutio stones in the renal calculi। तो यदि स्ट्रूटिव स्टोन बनते हैं रीनल कैल्कुलाई है यहाँ पर, तो कौन से प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर होंगे, दैट मीन्स ये स्टोन फॉर्मेशन को और ज़्यादा बढ़ावा देने का काम करेंगे प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर के तौर पर। ऑप्शन में UTI, गट हाइपरकैल्सीयूरिया या फिर हाइपर ऑक्सिलयूरिया।
तो यूटीआई है जो मोस्ट कॉमन प्रेडिस्पोजिंग फैक्टर होगा रीनल कैल्कुलाई के लिए। नेक्स्ट इज विच टाइप ऑफ यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस इज एसोसिएटेड विद द इनवॉलेंट्री लॉस ऑफ यूरिन ड्यू टू ओवर डिस्टेंशन ऑफ द ब्लैडर। ओवर डिस्टेंशन ऑफ द ब्लैडर है, यदि ब्लैडर की जितनी कैपेसिटी है उससे ज़्यादा यूरिन स्टोर करने की कोशिश करते हैं और इनवॉलेंट्री कंट्रोल नहीं है, आपका यूरिन उस टाइम पर बाहर लीक हो जाती है, तो उसके लिए क्या टर्म यूज़ किया जाएगा? स्ट्रेस, अर्ग, रिफ्लेक्स या फिर ओवरफ्लो। तो यहाँ पर ओवर डिस्टेंशन ब्लैडर है। स्ट्रेस, जब आप चिंता में रहें जब निकले तो हम उसको क्या कहेंगे? स्ट्रेस। अर्ग का मतलब है कि बहुत ज़्यादा आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो अर्ग इनकॉन्टिनेंस में आएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, ब्लैडर की जितनी क्षमता उससे ज़्यादा आप यूरिन स्टोर करने की कोशिश करते हो तब इनवॉलेंट्री लॉस होता है, दैट मीन्स यूरिन पास हो जाती है, तब उसको क्या कहेंगे? ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस। नेक्स्ट इज विच सेल्स ऑफ पेंक्रियाज रिलीज द हार्मोन ग्लूकागोन। तो ग्लूकागोन की कौन सी पेंक्रियाज की कौन सी सेल है जो ग्लूकागोन को रिलीज करेगी? ए सेल, बी सेल, डी सेल या फिर गामा सेल। तो ग्लूकागोन का सीक्रेशन कौन करेगी? अल्फा सेल्स। बीटा सेल्स किसके लिए करेंगी? इंसुलिन के लिए। डेल्टा क्या करेंगी? सोमेटोस्टेटिन। नेक्स्ट वन इज अ वॉल ऑफ लैरिंग्स इज कंपोज्ड ऑफ हाउ मेनी पीस ऑफ कार्टिलेज। तो लैरिंग्स की जो वॉल है कितने कार्टिलेज से मिलके बनी होती है? 6, 7, 8 या फिर 9। तो लैरिंग्स की जो वॉल है कितने कार्टिलेज यहाँ पर पीस ऑफ कार्टिलेज होते हैं? टोटल 9। नेक्स्ट वन इज, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। क्वेश्चन है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स कैन कॉज पार्किंसोनियन रिएक्शन। तो कौन सी मेडिसिन है जो पार्किंसन रिएक्शन क्रिएट कर सकती है, दैट मीन्स पार्किंसन जैसे साइन सिम्टम क्रिएट कर सकती है? मेटक्लोप्रोमाइड, सिमेटिडिन, रेब्राप्रोजोल या फिर कोलेस्टेपॉल। मेडिसिन का नाम आपको बताना है कि पार्किंसन रिएक्शन कौन सी मेडिसिन कॉज कर सकती है। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। बाय बाय। इवनिंग में हम जीके और जीएस के क्वेश्चन के साथ फिर मिलेंगे। थैंक